नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर हर्षिता शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कहते। दर्शकों, दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून आना, दांतों में तेज झंझनाहट से अगर आप हैं परेशान या दंत प्रत्यारोपण की जानकारियों से हैं अनजान, तो बिल्कुल बने रहिएगा साथ। लेकर आए हैं आज आपकी समस्याओं का सारा समाधान। लेकर आए हैं विषय दांतों का स्वास्थ्य एवं दंत प्रत्यारोपण की जानकारियाँ, रोकथाम और उपचार। और इस विषय पे विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.एस. पांडव जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू श्रीता जी। डॉक्टर साहब, हम दांतों में दर्द, तेज झंझनाहट, मसूड़ों में सूजन और भी दांतों की अन्य समस्याओं की बात कर रहे हैं आज। तो कैसे शुरू होती है, क्या कारण है इनका? देखिए हर्षिता जी, दांतों से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं उनका मुख्य कारण होता है दांतों की साफ़ सफाई में अनदेखी करना। जब हम साफ़ सफाई में अनदेखी करते हैं तो ये जो चिपके हुए खाद्य पदार्थ रहते हैं हमारे दांतों में, वह या तो मसूड़ों की सूजन और खून निकलने की समस्या उत्पन्न होती है जो इलाज न करवाने पर पायरिया जैसे गंभीर बीमारी का रूप लेती है, या दांतों में चिपक कर वह दांतों में सड़न पैदा करती है जिससे मरीजों को ठंडा गर्म लगने की परेशानी होती है और इलाज न करने पर यह बढ़ते हुए दांतों के दर्द को लगा सकता है। मतलब बहुत सारी जगहों पे हम लापरवाही कर जाते हैं, चाहे वो साफ़ सफाई की बात हो या कोई चिपचिपी चीज़ खाने की बात हो। तो अगर ये कारण है तो ये कैसे शुरू होता है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकें? जी, जैसे मैंने बताया कि दांतों की साफ़ सफाई पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम दिन में 2 बार ब्रश करें, एक बार उठने के बाद और सोने से पहले अच्छे से ब्रश करें और ख़ासकर आईने के सामने खड़े होकर ब्रश करें और साफ़ करने के बाद अपने दांतों को अच्छे से देखें कि साफ़ हुए हैं या नहीं हुए हैं, और बीच बीच में माउथ वॉश का उपयोग करें और दंत चिकित्सक की सलाह से उन डेंटल फ्लॉस का कैसा उपयोग किया जाता है वह सीख के उससे दांतों को साफ सफाई रखें तो हम दांतों की समस्याओं से बच सकते हैं। खान पान में विशेष सावधानी में बस यही है कि आपको मीठे और चिपचिपे पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे, हरी सब्जियों और रेशेयुक्त पदार्थों का सेवन करेंगे, दूध दही जैसे चीज़ों जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है उसका उपयोग करेंगे तो हमारे दांतों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, ऐसे कहा जाता है कि खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए या चाय या कॉफ़ी के बाद कुल्ला करना चाहिए, तो ये जो बात है ये कहाँ तक सच है? जी देखिए, ब्रश तो हम 2 बार करते हैं जी, पर खाना खाने के बाद या कुछ भी खाने बाद हमें तुरंत उसे कुल्ला करके निकाल देना चाहिए क्योंकि उसमें खाद्य पदार्थ बहुत ही अधिक तेज़ी के साथ नहीं चिपके रहते, कुल्ला करने से निकल जाते हैं। पर हाँ, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा एक साथ हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आपने गरम गरम चाय पी और तुरंत ठंडे पानी से कुल्ला कर लिया या आइसक्रीम खा लिए और सीधा चाय पी लिए, तो ये ठंडे गर्म से दांतों को बहुत नुकसान पहुंचता है। मतलब हमें टेम्परेचर शिफ्ट बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर ठंडी चीज़ अगर हम कोई खा रहे हैं तो उसके बाद तुरंत गर्म चीज़ ना खाएं, और गर्म चीज़ अगर खा रहे हैं तो तुरंत उसके बाद ठंडी चीज़ ना खाएं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जैसे कि आपने फ्लॉस की बात की या ब्रश की बात की, तो क्या इसका कोई समय निर्धारित होता है या सुबह करना चाहिए या शाम को? मतलब ऐसा पर्टिकुलर फ्लॉस की अगर हम बात करें तो इसके प्रति भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस विषय में भी कुछ बताइए। जी, ब्रशिंग तो दिन में 2 बार होनी चाहिए। एक तो उठने के बाद और रात में सोने से पहले अच्छे से ब्रश करना चाहिए, ब्रश करके सोना चाहिए। कोई समय भी है या इतने पॉइंट या मतलब इतना मिनट करना चाहिए? 2 मिनट के लिए ब्रश करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। हमेशा नरम मुलायम ब्रशों का इस्तेमाल करना चाहिए। कई पेशेंट हमारे पास में आते हैं जो कड़े ब्रशों का इस्तेमाल करते हैं और 5-5, 10-10 मिनट तक घिसते रहते हैं। उसकी वजह से दांतों को फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है, दांत और घिस जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा देर तक ब्रश करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप बच सकते हैं समस्याओं से, उससे समस्या आपकी बढ़ भी सकती है। जी, उससे दांत सफ़ेद की जगह और पीले होने चालू हो जाते हैं, दांतों की झंझनाहट बढ़ जाती है। और माउथ वॉश का उपयोग ब्रश के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। जब आप अपने काम पे निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, उससे थोड़ी देर पहले माउथ वॉश करके आप जा सकते हैं। और डेंटल फ्लॉस का उपयोग आपको दंत चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए क्योंकि उसे उपयोग करने का एक खास तरीका होता है। पहले आप अपने दंत चिकित्सक के पास जाइए, वह तरीका सीखिए और दिन में 1 बार डेंटल फ्लॉस ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मतलब 2 बार नहीं करना है फ्लॉस, हमें 1 बार ही यूज़ करना चाहिए।
डॉक्टर साहब, अगर हम इलाज की प्रक्रिया की बात करें, मान लीजिए हो गई हैं हमारे दर्शकों से सारी गलतियां, झंझनाहट हो रही है, दर्द हो रहा है, तो इलाज की प्रक्रिया में हम जाएंगे तो जैसे हमने आज दंत प्रत्यारोपण भी हमने आज विषय उठाया है, तो दंत प्रत्यारोपण के प्रति भी क्या क्या भ्रांतियाँ हैं कि नकली दांत लग जाते हैं, कैसे दांत लगते हैं, क्या ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसके इलाज की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होती है? जी, अक्सर हमारे पास मरीज़ जो आते हैं काफ़ी दर्द में आते हैं, और जब दर्द होता है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो अगर हमें लगता है दांत बचाने लायक स्थिति में है तो जड़ के इलाज जैसे आधुनिक विधियों से हम दांत को बचा लेते हैं, पर मरीज़ जब देर से आता है, जब दांत बचाने लायक नहीं रहता, तो हमें उसे निकालना पड़ता है। तो दांत निकाल के हमें नकली दांत लगाना भी अति आवश्यक है। कुछ लोग सोचते हैं दांत नहीं लगवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 32 दांत तो हैं हमारे, बट हमारे दांत 32 दांत पूरे एक पंक्तियों में रहते हैं। जब भी कोई एक दांत बीच से निकल जाता है तो आसपास के दांत हिलने चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें खाना फंसने की समस्या चालू हो जाती है। फिर वही मसूड़ों में सूजन, दांतों की कैरीज, तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए दांत लगवाना बहुत आवश्यक है। और बात जहाँ तक रही दंत प्रत्यारोपण की, तो स्थायी दांत लगाने की ये सबसे आधुनिकतम विधि है दंत प्रत्यारोपण। और इसके बारे में कई भ्रांतियां भी हैं कि कोई बहुत बड़ी सर्जरी होती है, स्क्रू जबड़े में लगा दिया जाता है, लोग डरते काफी खराब हो जाता है, मटेरियल खराब हो जाता है, जंग लग जाती है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मरीज हमें बोलते हैं। तो ये सब भ्रांतियां हैं। दंत प्रत्यारोपण एक बहुत ही आधुनिकतम विधि है जिसमें एक स्थायी लोकल एनेस्थीसिया देकर उस हिस्से को शून्य किया जाता है और बहुत ही सरल प्रक्रिया से एक नकली जड़ को लगा दिया जाता है। दंत प्रत्यारोपण असली दांतों के समान आपके दांतों को लगाने की एक विधि होती है जिससे काफ़ी ज़्यादा असली दांत लगते हैं, जिसका उपयोग आप खाने में भी कर सकते हैं और इसकी जो जीवन का जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि दांतों में जंग लगना और ये सारी जो भ्रांतियां हैं, तो क्या आपने गैप की भी बात की, तो क्या कॉस्मेटिक सुंदरता बढ़ाने के लिए भी दंत प्रत्यारोपण किया जा सकता है? जी देखिए, दांत तो हमारे शरीर का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। जैसे WHO ने जब स्वास्थ्य की परिभाषा की है तो उसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की बात करते हैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा दांत ही हमारे जो हैं वो इन दोनों को पूरी करते हैं। अगर आपके पास अच्छे दांत होंगे तो आप अच्छे से खा पाएंगे, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, और अगर दांत आपके अच्छे होंगे तो एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ में आप अपने जीवन में आत्मविश्वास भर पाएंगे। तो ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है। खाने के साथ साथ सुंदर दिखने के लिए दांतों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और इसीलिए कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इस तरह की एक ब्रांच भी है जिसमें आप दांतों को सुंदर कर सकते हैं। उसमें भी दंत प्रत्यारोपण का इस्तेमाल होता है? उसमें भी दंत प्रत्यारोपण का इस्तेमाल होता है। अगर आपके सामने के दांत नहीं है तो दंत प्रत्यारोपण के जरिए हम बिल्कुल ही असली की तरह दिखने वाले दांत दे सकते हैं, जो आप बिल्कुल करीब से देखने पर भी आप उसे पहचानने पाएंगे कि असली दांत है या नकली दांत। डॉक्टर साहब, गैप भी होता है, कई बार हम देखते हैं कई लोगों में, बच्चों में भी दांतों के बीच में बहुत सारा गैप होता है पक्के दांत निकलने के बाद में भी, तो क्या उन्हें भी दंत प्रत्यारोपण से सुधारा जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, बच्चों में जब दूध के दांत होते हैं तो उनमें गैप होना, जगह रहना वो एक सामान्य बात है क्योंकि वो दांत छोटी साइज़ के होते हैं। बट जैसे ही हमारे असली परमानेंट स्थायी दांत आते हैं तो गैप भर जाता है। अगर किसी वजह से दांतों के बीच में गैप आ जाए तो हमें उसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की सहायता से उस दांतों के बीच के गैप को कम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गैप बने रहेंगे तो वो खाना फंसने की समस्या करेगा। भ्रांतियाँ ये है कि लोग समझते हैं कि ये जो दांतों टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने की प्रक्रिया एक सुंदरता दिखाने वाली चीज़ है, बट सुंदरता के साथ साथ यह हमें खाना फंसने जैसे समस्याओं से भी निजात दिलाता है, जो आगे चल के दूसरी बीमारियों में बदल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम इसकी पूरी एक समय अवधि की बात करें, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं दांतों के इलाज से कि पहले वो सफाई होगी, फिर बहुत ड्रिलिंग होती है, जनरल आम भाषा में जो हमारे दर्शक बात करते हैं, फिर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत दिनों तक खाना नहीं खा पाते हैं, तो ये पूरी जो प्रक्रिया है ये कितनी दर्दनाक हो सकती है और क्या कितना समय लगता है और कितना रिकवरी में हम वापस आ सकते हैं? जी, अब आजकल तो इतनी आधुनिक विधि आ गई है कि दंत चिकित्सा की सभी उपचार बिल्कुल दर्द रहित होते हैं। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेज़र का उपयोग हो गया है जिसमें ब्लड भी नहीं निकलता है, और एनेस्थीसिया आ गया है जिससे बिल्कुल दर्द रहित प्रक्रिया होती है। चाहे आप जड़ का इलाज कराएं, चाहे आप कोई सर्जरी कराएं, बिल्कुल भी दर्द रहित ये सब उपचार होती है। अगर कोई बड़ी सर्जरी होती है तो 1-2 दिन की सूजन नॉर्मल बात होती है, सामान्य बात होती है, वो 2 दिनों 3 दिनों में ठीक हो जाती है। बाकी 90% सभी दंत चिकित्सा
पेनलेस होती है, दर्द रहित होती है और काफ़ी सरल प्रक्रिया हो गई क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आधुनिकतम हो गई है। जी डॉक्टर साहब, क्या दंत प्रत्यारोपण के बाद ऐसी कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि लोग प्रिकॉशन नहीं रखते हैं और वापस से सेम समस्या उनको दूसरे दांतों में भी होने लग जाती है आसपास के। तो क्या ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि ये तकलीफ और दूसरे दांतों में ना हो? जब भी आप दंत प्रत्यारोपण करवाते हैं तो आपके दंत चिकित्सक आपको सलाह देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या चीज़ नहीं खानी है और कब से खाना है और कैसे खाना है। अगर आप दंत चिकित्सक की दिए हुए दिशा निर्देशों का भली भांति पालन करेंगे तो आपको जीवन भर कोई समस्या नहीं होगी। चाहे दंत चिकित्सा के दंत प्रत्यारोपण की बात मैं करूं या किसी भी और चिकित्सा की बात करूं, अगर आप सिर्फ 6 महीने में एक बार अपने दंत चिकित्सक से मिल लें, उनसे जांच करवा लें तो जीवन भर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मतलब आपको जनरल चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमेशा हमें रोकथाम की बात पहले करनी चाहिए। अगर आप 6 महीने में जाएंगे तो हमें समस्या का पता चल जाएगा, समस्या बढ़ने से पहले आप उसे ठीक कर पाएंगे। जी, मतलब रोकथाम उपचार से तो बेहतर है। बिल्कुल, हमेशा। डॉक्टर साहब, अगर हम जैसे आपने बात की क्या खाना चाहिए, क्या हम लापरवाही करते हैं, तो अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि उन्हें कैसा अपना एक रूटीन फॉलो करना चाहिए दंत प्रत्यारोपण के बाद, तो वो क्या होगा? दंत प्रत्यारोपण के बाद में दंत चिकित्सक जैसा निर्देश करते हैं, जनरली क्या होता है कि दंत प्रत्यारोपण के 3 से 6 महीने बाद जब हड्डियां अच्छे से बन जाती है तब दंत चिकित्सक आपको एक स्थायी दांत देता है, उससे आप खाना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको समय समय पर फॉलोअप लेना है, दांतों की साफ़ सफाई अच्छे से रखना है। दंत प्रत्यारोपण के बाद दांतों की साफ़ सफाई में और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर दंत चिकित्सक से मिलते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ हम थोड़ा सा विराम लेंगे, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलेंगे ब्रेक के बाद। आप देखिए यह संदेश। कलम कल्पना साहित्य की विविध विधाओं को स्पर्श करता एक मर्मस्पर्शी कार्यक्रम, जिसमें भावना है, कल्पना है, कोमलता है, सृजनशीलता है, दूरदर्शिता है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम देखते हैं साहित्य जगत के छुए अनछुए पहलुओं को, साहित्यिक यात्रा के हर मोड़ पर कल्पना का, यथार्थ का, चिंतन का, सृजन का भाव पक्ष। कलम कल्पना में हम चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम कलम कल्पना, माह के प्रत्येक रविवार को शाम 4:30 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश के साथ साथ टाटा प्ले के चैनल नंबर 1174 पर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी करेंगे। हम बात कर रहे थे खाने पीने की कि दंत प्रत्यारोपण के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ आप स्पेसिफिक नाम बताना चाहेंगे जो बिल्कुल ही हमारे दर्शकों को अवॉइड करना चाहिए? जी, दंत प्रत्यारोपण के द्वारा हम असली जैसे दांत देते हैं, पर इन दांतों का उपयोग खाने पीने की चीज़ों को खाने में ही लगाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कड़ी चीज़ें होती हैं, उसके उपयोग से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जिसको मैं उजागर करना चाहूँगी, जो हम भी आम उसमें सुनते रहते हैं कि कच्चा आपको जैसे लहसुन, आपको कच्चा लहसुन नहीं चबाना चाहिए या कोई हरी सब्जी डायरेक्ट दांतों से नहीं चबाना चाहिए। तो इन सब भ्रांतियों में कितनी सच्चाई है? देखिए, हरी सब्जियों या फिर सलाद की अगर हम बात करें, वो तो हमें खाना चाहिए, डाइटली खाना चाहिए, क्योंकि ये सब रेशेयुक्त पदार्थ होते हैं। जितना आप रेशेयुक्त पदार्थ का सेवन करते हैं उतना ही दांत की सफाई आपकी अच्छे से होती है और दांतों का स्वास्थ्य बने रहता है। हाँ, ज़्यादा एसिडिक चीज़ें, अम्लीय पदार्थ, वो हमें तुरंत सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए जो काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होते हैं, वो दांतों के ऊपर की सतह को क्षरण करता है, उसका लॉस करता है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। दूध, दही, इस प्रकार की चीज़ों को हम ले सकते हैं, पर कोई भी चीज़ आप खाएं उसके बाद तुरंत आपको कुल्ला कर लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में जो है, जो हम दिनचर्या की अगर हम बात कर रहे हैं, 2 समय ब्रश की बात कर रहे हैं, हम फ्लॉस की बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चों में और हमारे जो बड़े हैं या हम लोग की जो एज के जो लोग हैं, उनका क्या रेजिमेंट दोनों का अलग अलग होता है? हर्षिता जी, बच्चे हो या बड़े,
दो समय ब्रश दोनों को करना चाहिए, बट हमें बड़े ध्यान से बच्चों को ब्रशिंग की टेक्निक सिखानी चाहिए, क्योंकि बचपन से ही अगर आप सही तरीके से ब्रशिंग करेंगे तभी वो जाके आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल हो पाएगा और वो अपने दांतों का सही प्रकार से देखभाल रख पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने जो ब्रश की टेक्निक की बात करी, तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है कि ऊपर कितने समय ब्रश करना चाहिए या कोई ऐसा पैटर्न होता है ब्रश करने का भी? जी, दांतों की सफाई में ब्रशिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सबसे पहले हमें 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है। ब्रश हमेशा आईने के सामने खड़े होकर करना है, दांतों को देखते हुए। और बहुत ही आसान विधि आपको मैं अगर बताऊं जो सब समझ पाएँ, तो ऊपर के दांतों को सबसे पहले साफ करें, पीछे से लेके आगे की ओर जाते हुए एक गोला बनाते हुए गोल गोल, जो मसूड़े और दांतों को एक साथ टच करते हुए जाएगा एक ही डायरेक्शन में। इस तरह से सामने की एक सतह, एक चबाने वाली सतह और एक अंदर की सतह, ये हो गए ऊपर की जबड़े के दांतों की सफाई। वैसे ही हमें नीचे के करनी है। ये सब सफाई में लगभग 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। इस तरह से आप सफाई करेंगे तो आपके दांत साफ रहेंगे। और साफ करने के बाद अति आवश्यक है कि आप एक बार आईने में अपने दांतों का निरीक्षण अच्छे से कर लें कि कहीं कोई दांत में कचरा फंसा तो नहीं है, खाना फंसा तो नहीं है। फंसा है तो तुरंत साफ कर लें। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं सभी एज ग्रुप के लोगों की जिनको दांतों की समस्याएं होती हैं, बच्चों को भी होती हैं, बुज़ुर्गों को भी होती है, तो अगर हम स्पेसिफिक बात करें, जैसे डायबिटीज़ बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग लोगों को आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो शुगर में भी क्या दंत प्रत्यारोपण उतना ही सेफ़ है या किसी दूसरी बीमारी में भी दंत प्रत्यारोपण उतना ही सेफ़ है? क्योंकि आप बोल देते हैं कि शायद शुगर के पेशेंट का जल्दी भरता नहीं है घाव, तो दंत प्रत्यारोपण क्या सेफ़ नहीं होगा? हर्षिता जी, शुगर एक गंभीर बीमारी होती है जिसका असर हमारे पूरे शरीर में होता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि शुगर के प्रारंभिक लक्षण हम आपके दांतों की जांच के द्वारा पता कर सकते हैं। दांतों की बीमारी और शुगर का एक बड़ा ही गहरा संबंध है। अच्छा। ऐसे हमारे रिसर्च आर्टिकल में काफ़ी सारे ऐसे शोध पत्र में ऐसे रिजल्ट निकले हैं कि मसूड़ों की बीमारी की वजह से हमको शुगर या दिल के संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। और जिनको शुगर है उनसे हमारे मसूड़ों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो हमें दोनों उसका वाइस वर्सा है, एक दूसरे से दोनों संबंधित है। जी। अगर आप मसूड़ों का स्वास्थ्य अच्छे से रखेंगे तो शुगर होने की संभावना कम होगी, और अगर शुगर है तो निश्चित ही आपको मसूड़ों की बीमारी होगी। तो शुगर को पहले कंट्रोल करें अच्छे से, और मसूड़ों को दांतों की सफाई अच्छे से रखें, बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और जहाँ तक बात रही दंत प्रत्यारोपण की, तो ये भ्रांति है कि अगर किसी मरीज को शुगर है तो उसे दंत प्रत्यारोपण नहीं कर सकते हैं, कोई सर्जरी नहीं कर सकते। शुगर एक बीमारी है जो एक बार हमें हो जाए तो हमेशा हमारे साथ रहती है। उसका एक ही उपचार है कि हम उसे नियंत्रण में रखें शुगर को। अगर आपका ब्लड शुगर नियंत्रण में है तो हम किसी भी प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं और दंत प्रत्यारोपण के द्वारा आपको एक स्थायी नकली दांत दे सकते हैं जो असली दांतों के समान हड्डी से जुड़े रहें। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अगर आपकी शुगर मेंटेन है तो आप दंत प्रत्यारोपण का इलाज करवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने इन्फेक्शन की बात की कि बहुत सारे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं, खासकर जो पेट का इन्फेक्शन होता है वो मुंह से जुड़ा हुआ होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे, आपका मुंह साफ नहीं होगा, तो आपको पेट की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं? बिल्कुल। जब भी मेरे पास कोई मरीज आता है तो मैं उसे यही बात बताता हूँ कि क्या आप रोज़ अपना खाना एक साफ़ थाली में खाते हैं? जी। अगर आप खाते हैं, वो थाली साफ़ होनी चाहिए। तो क्या आपने कभी अपने दांतों को देखा है? दांतों में हमारे खाने जो फंसे रहते हैं, कई सालों से फंसे हुए हैं, वो आपको जो भी खाना है दांतों से चबा के ही पेट के अंदर जाना है। तो दांतों और मसूड़े के जितने कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो सभी आपके पेट ही नहीं पूरे शरीर में जाते हैं। एक शोध पत्र में ये भी आया है कि दांतों और मसूड़े की जो कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वो आपको हार्ट डिजीज़ में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं पेट के साथ साथ। तो ये बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है। इसलिए हमें दांतों का विशेष प्रकार से ख्याल रखना चाहिए। मतलब आप एक बार अपनी जो थाली है, जिस बर्तन में आप खाना खाते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया हमें, जो थाली है वो आप क्लीन रखें, या जो सब्जियां हैं वो धो के बहुत अच्छे से उसका उपयोग करें। खाना बनाते समय भी क्या कोई ऐसी सावधानी रखनी है दांतों में सावधानी के लिए? खाना बनाते समय तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी रहती है, दांतों के लिए नहीं, पूरे शरीर के लिए। खाना हमेशा साफ़ सुथरे हाथों से बनाना चाहिए, और साफ़ सुथरी जगह पे, और कम से कम तेल का उपयोग, मिर्च मसालों का उपयोग करके करना चाहिए। और जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उसे अपने
खान पान में शामिल करना चाहिए, सलाद हमेशा शामिल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसी बहुत सारी हम बातें सुनते हैं कि बहुत खट्टा हो गया या दही हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ में खाएंगे तो बहुत ज़्यादा दांतों को नुकसान होगा, या कोई ऐसा कोई कॉम्बिनेशन के हमने ज़्यादा नमक डाल के अगर पानी पी लिया तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमारे दर्शकों को बहुत प्रभावित करती हैं, तो इनका भी क्या ये कोई भ्रम है या सही है बातें? हर्षिता जी, ये बहुत ही सही आपने सुना है। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे दांत बहुत ही ज़्यादा अम्लीय या बहुत ही ज़्यादा क्षारीय बेसिक चीज़ों को डायरेक्ट उनके टच में नहीं रहना चाहिए। तो मैं ज़्यादा अम्लीय पदार्थ जैसे मैंने पहले बताया था कि जो पेय पदार्थ होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ये सब, और दही जो बहुत खट्टी होती है, उनका असर सीधा दांतों में होता है। बच्चों में आपने देखा होगा कि कई बच्चों के सामने के पूरे दांत सड़े हुए होते हैं। उसका मुख्य कारण होता है जो बच्चे दूध में शक्कर मिला के पिलाते हैं और पीते पीते सो जाते हैं, वो एक दूध की एक लेयर शुगर युक्त आपके दांतों के सामने चढ़ जाती है और बच्चा चूंकि सो जाता है, साफ नहीं कर पाता, तो उसके ऊपर के दांत सड़ जाते हैं। दांतों की सड़न की एक बच्चों में ये बहुत मुख्य वजह है। दांतों में सड़न की मुख्य वजह है कि दूध पीते पीते बच्चा सो जाए, शक्कर मिला के दूध पिलाना, ये सब चीज़ें। डॉक्टर साहब, अगर हम जैसे बात कर रहे थे, हमने शुरुआत की दांतों की झंझनाहट की, हमने बात की, आपने दंत प्रत्यारोपण में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, तो एक जो अभी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि भाई सेंसिटिविटी जो शब्द है, जो बहुत ज़्यादा आम है, ये दांतों में बहुत तेज़ झंझनाहट होती है। इसके लिए बहुत सारे मार्केट में टूथपेस्ट हैं, लोग घरेलू उपचार करते हैं, लौंग का तेल लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं घर में तरह तरह के बना के। तो ये चीज़ें कहाँ तक हमारे दर्शकों के लिए सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें या बिल्कुल थम जाएं? देखिए, दांतों की झंझनाहट एक आम समस्या बन गई है, आपने सुना ही होगा। कोई भी घरेलू इलाज करने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि दांतों की झंझनाहट किस वजह से हो रही है। हो सकता है वो मसूड़ों की बीमारी की वजह से हो रही हो सकता है वो दांतों में सड़न की वजह से हो रही हो। केवल घरेलू उपचार या टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से आपकी झंझनाहट ख़त्म नहीं होती, वह आपको एक टेम्परेरी रूप से उसे रोक सकता है, परंतु जो प्रोसेस चालू हो गया है दांतों की सड़न की या मसूड़ों की बीमारी को, वो नहीं रोक पाएगा। और अगर किसी तरीके से उसने उसे रोक दिया झंझनाहट को, तो मरीज़ को जब तकलीफ़ होती है तभी वो आती है। तो बेहतर है कि उसके कारण को देखें और कारण को समूल रूप से नष्ट करें, तभी आपके ये काम में आएंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम टूथपेस्ट की अगर हम बात करें जो कि हमारे हर घर में इस्तेमाल होता है, अब तो खैर दातून यूज़ करना तो बंद ही हो गया है, तो जो टूथपेस्ट की हम बात करें तो क्या उसमें ऐसा कंपोजिशन है, क्या उसमें ऐसा देखना चाहिए कि वो कंपोजिशन हो तो वो टूथपेस्ट हम ना खरीदें, वो सेफ़ नहीं है हमारे लिए, और ये कंपोजिशन हमारे लिए सेफ़ है तो उस चीज़ को हम खरीदें? जी, दांतों के टूथपेस्ट का एक बड़ा मार्केट बन गया है। कई प्रकार के टूथपेस्ट आते हैं, कोई बोलता है मेरे टूथपेस्ट में नमक है, किसी में कुछ और है। कई सारी चीज़ें मिला दी गई हैं सेंसिटिविटी के लिए, लोग उसे देख के सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट यूज़ करना चालू करते हैं। परंतु मैं ये बता रहा हूँ आपको, टूथपेस्ट से ज़्यादा रोल रहता है ब्रशिंग का। आप कैसा भी टूथपेस्ट यूज़ करें, लेकिन ब्रशिंग आपकी अगर प्रॉपर नहीं होगी तो टूथपेस्ट किसी काम नहीं आएगा। अगर आपके दांतों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, झंझनाहट नहीं है, तो कोई भी नॉर्मल फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लोराइड युक्त परंतु अगर आपके दांतों में किसी भी प्रकार की झंझनाहट नहीं है तो मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से बचें। मेडिकेटेड टूथपेस्ट हमेशा अपने दंत चिकित्सक की सलाह से ही इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, हमारे दर्शकों की मुस्कुराहट बरकरार रखने के लिए आपने इतनी सारी अच्छी हमें बात बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हर्षिता जी, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को बहुत आभार है कि आपने मुझे इस परिचर्चा में सम्मिलित किया। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने दांतों का ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए और सबके साथ खुशियाँ फैलाते रहिए। धन्यवाद दर्शकों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार एक नए विषय, नई मुस्कुराहट के साथ आपके जीवन में शामिल होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।